नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन के बाद अपने पहले कश्मीर दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उनका कहना था कि वो सूबे के विकास के लिए इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत के रास्ते को अपनाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के साथ मिलकर काम करने की बात कही और राज्य में युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ साथ रोजगार बढ़ाने की बातें भी की। लेकिन फिलहाल जिस तरह का माहौल राज्य में देखा गया है, एनआईटी से लेकर हंदवाड़ा तक, ऐसे में प्रधानमंत्री के इन शब्दों के आखिर क्या मायने हैं? क्या इसको घाटी में विश्वास बहाल करने की दिशा में एक कदम के तौर पर देखा जाना चाहिए या सिर्फ एक तरह से देखा जाए? कुछ लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि लिप सर्विस की तरह इसको देखा जाएगा। क्या वाकई उनके जो ये शब्द हैं वो किसी घाव भरने का काम कर सकते हैं या उससे ज़्यादा किए जाने की ज़रूरत है? मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं जिनके ज़रिए समस्या को समझने की कोशिश करेंगे। शेषाद्री चारी हैं, बीजेपी के लीडर हैं। साथ ही मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से मौजूद हैं मीम अफजल साहब। समीर अरशद खतलानी है, वरिष्ठ पत्रकार और कश्मीरी युवाओं की एक आवाज़ के तौर पर भी हम उन्हें देख सकते हैं। साथ ही प्रोफेसर सुब्रत मुखर्जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शेषाद्री चारी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि ये बहुत गंभीर और बहुत भारी भरकम शब्द हैं तीनों, इंसानियत, कश्मीरियत, जमहूरियत। मौजूदा दौर में इनके क्या मायने हैं? देखिए, इन शब्दों का मायना है कि नहीं, परंतु इन शब्दों के पीछे जो छिपे हुए अर्थ हैं, इन शब्दों के पीछे जो गंभीर विषय है और जिन हालात में इन शब्दों को कहा जाता है, उसमें बहुत बड़ा मतलब है। ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जब पूछा गया था कि आप कश्मीर का मसला किस तरीके से हल करेंगे, संसद के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, जमहूरियत या, तो उन्होंने उस समय कहा था इंसानियत। ये उनके शब्द थे। तो एक इंसानियत के दायरे पर करेंगे, ये उन्होंने उस समय कहा था। और उस समय की जो हालत थी वो ऐसा था कि कश्मीर के सामने अनेक समस्याएं थी। तो इन समस्याओं को देखते हुए मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर की जो समस्याएं हैं वो कोई देश के अन्य भागों में जो समस्याएं हैं उससे कुछ बहुत अलग नहीं है। वहाँ पर भी बेरोजगारी है, वहाँ पर भी बच्चों को कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलते हैं, वहाँ पर कुछ भी अतिरिक्त समस्याएं भी हैं, मरीज हैं जिनको अस्पतालों में एडमिशन नहीं मिलते हैं, वहाँ पर भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। यहाँ तक कि जो नैसर्गिक आपत्तियाँ आती हैं उनकी भी समस्याएं वहाँ की समस्या और अन्य स्थान की समस्याओं से कोई भिन्न नहीं है। हाँ, एक ये ज़रूर है कि ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ घटनाएं वहाँ पर ऐसी घटी हैं जिसके कारण समस्याओं में एक गांभीर्य बढ़ा है, एक। और दूसरी बात, जितना पाकिस्तान का हस्तक्षेप जम्मू कश्मीर में है उतना शायद इस देश के अन्य भागों में उस समय नहीं था, लेकिन आज उसके भी बारे में हम ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान का हस्तक्षेप अन्य स्थानों पर नहीं है। जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, देश का सभी भाग उतना ही टेररिज्म से प्रभावित है जितना वो है। मैं आपसे जो स्पेसिफिक सवाल ये पूछना चाहती हूँ कि फिलहाल इन बातों को दोहराने का, वाजपेयी जी को याद करने के क्या मायने देखे जा सकते हैं? हमें पता है कि घाटी में किस तरह का माहौल है, हमें पता है कि पिछले कई महीने से देश भर के जो न्यूज़पेपर्स हैं उनकी हेडलाइंस को डोमिनेट कर रहा है कश्मीर, और बहुत अच्छी वजहों से नहीं कर रहा है। अशांति का माहौल है, लोगों में नाराज़गी है, जो सेंसिटिविटीज़ हैं कहीं ना कहीं कश्मीरियों की काफ़ी हद तक हर्ट हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन शब्दों के क्या मायने हैं इसके मद्देनजर? अशांति है, लेकिन अशांति के कारण के पीछे जाना चाहिए। अशांति पैदा की गई है वहाँ पर, और ख़ास करके जो पाकिस्तान का वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है उसके कारण अशांति अधिक है। इसीलिए बेरोजगारी तो देश में सभी जगह है। जो हंदवाड़ा में हुआ, जो एनआईटी में हुआ, ये सब में पाकिस्तान का क्या रोल है? इन सभी स्थानों पर ये देखा गया है कि जो छोटी सी एक घटना जो घटी ही नहीं उसके बारे में एक गलत प्रचार करके उसके आधार पर लोगों को भड़काया गया, बच्चों को भड़काया गया। और इसमें कौन कौन शामिल थे इसके बारे में भी काफ़ी शंकाएं हैं। वहाँ पर आर्मी, पुलिस और सरकार मिलकर इनकी खोजबीन कर रही हैं। इसीलिए वहाँ की परिस्थिति को बिगाड़ने में जो परिस्थितियां, स्थानिक परिस्थितियां हैं, उनमें से भी ज़्यादा जो बाहर के ताकतें हैं उन्होंने अधिक इसमें योगदान दिया है। मीम अफजल साहब, कांग्रेस पार्टी का क्या मानना है? वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं फिलहाल नरेंद्र मोदी और शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, विश्वास बहाली की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आरफा साहब, शायद काफ़ी अरसे के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, जो हमारे सभी के प्रधानमंत्री हैं, वो पहले पटेल को याद कर रहे थे
उसके बाद कुछ दिनों पहले वो बाबा साहब अम्बेडकर को याद कर रहे थे, अब अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहे हैं। वो जब किसी डिफिकल्टी में आते हैं तो उस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए या उसकी तरफ से नज़र हटाने के लिए वो हमेशा इस तरह का काम करते हैं। अटल जी का नाम उन्होंने आज इसलिए लिया, उनको लगा कि यहाँ उसकी रेलिवेंस है, क्योंकि अटल जी ने भी इंसानियत की बात कही थी और कश्मीर के मसले को इंसानियत की तराजू पर तोल कर उसको हल करने की बात कही थी। तो वहीं से उन्होंने लिया इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत, तीनों चीज़ें यकीनन हिंदुस्तान की सियासत का, कश्मीर की सियासत का एक ज़रूरी हिस्सा है। कश्मीर के इशू को इंसानियत के साथ साथ मुल्क का जो मफाद है उसके लिए उसकी तरफ भी देखने की ज़रूरत होती है। मैं समझता हूँ अभी जो पिछले दिनों जम्मू श्रीनगर के अंदर IIT के अंदर जो कुछ हुआ और उसके नतीजे में जिस तरह से बीजेपी और महबूबा मुफ्ती साहिबा की सरकार को जो सुक्की उठानी पड़ी है, मेरा ख्याल है ये उसका भी असर है। दूसरी बात यह है कि मैं ये देखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी आज कश्मीर के अंदर सरकार चला रही है, तो सारी जिम्मेदारी उसकी है, सेंटर में उनकी सरकार है। कब से वो लोग पैकेज मांग रहे हैं, अभी तक महबूबा जी के साथ सरकार बनने के बाद किसी पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सैलाब को लेकर के जो रुपया सैंक्शन किया गया था वो भी पूरी तरह से वहाँ नहीं पहुँचा। शिकायत लोग करते हैं या लोगों तक नहीं पहुँचा और वो ऊंट के मुंह में जीरे की बराबर था। तो मैं समझता हूँ कि इंसानियत को सबसे पहले सामने रख करके प्रधानमंत्री को सबसे पहले हाथ बढ़ा करके जी कश्मीर को एक बड़ा सा पैकेज देना चाहिए। लेकिन तभी महबूबा जी की भी 80,000 करोड़ का पैकेज तो अनाउंस हो चुका है। सरकार की भी मुश्किल अनाउंस हो चुका है, लेकिन वो कब पहुंचेगा आपको तो याद होगा। और 80,000 करोड़ रुपया क्या है? 80,000 करोड़ रुपया क्या है? जो सैलाब से वहाँ नुकसान हुआ, मैं तो वहाँ खूब गया हूँ, 10-12 दिन रह करके आया था। जो इतनी बड़ी तबाही और बर्बादी हुई है उसमें 80,000 करोड़ तो, यानी उसके बाद अगर 80,000 करोड़ भी अगर जाएगा तो वो भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं उसको करके दिखाएं। जी हाँ, वापस आती हूँ आपकी तरफ। जुमले बहुत अच्छे बोलते हैं। जी ठीक है, आप कह रहे हैं कि जो वो कह रहे हैं वो करके भी दिखाएं। मैं वही कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जुमले बहुत अच्छे बोलते हैं लेकिन कुछ करके दिखाएं। ठीक है। समीर खतलानी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री की इन बातों का घाटी में और पूरा जम्मू कश्मीर में किस तरह का असर आप देख रहे हैं? जो माहौल है फिलहाल, क्या आपको लगता है कि उसमें कोई बेहतरी पैदा होगी उनके शब्दों से? ये जवाहरलाल नेहरू से मनमोहन सिंह तक बहुत से ऐसे वादे किए गए और हमेशा कथनी और करनी में अंतर रहा है। और मोदी जी के बारे में कहा जाता है कि वो डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो हम उम्मीद करते हैं जो नेहरू से मनमोहन सिंह तक जो वो चीज़ नहीं कर पाए वो ये शायद ये करेंगे। लेकिन जिस किस्म का उनका आइडियोलॉजिकल बैगेज है तो उनके लिए ये करना नामुमकिन है। जमहूरियत की बात उन्होंने की है। जमहूरियत इंसाफ के बगैर जमहूरियत का कोई मतलब नहीं है। इंसानियत का इंसाफ के बगैर कोई मतलब नहीं है। जो ये वाक़या हुआ हंदवारा में, ये एक स्पार्क था, चाहे उसकी क्या वजह रही हो, वो अभी एक इन्वेस्टिगेशन का विषय है, उसमें क्या आएगा वो दूर की बात है। बट एक रिजेंटमेंट, जो पॉपुलर रिजेंटमेंट है 30 साल से, कश्मीर की प्रॉब्लम मिलिटराइजेशन है और इम्प्यूनिटी है। तो वही मसला आज भी था। 2010 में जब 127 लोग मरे, मसला वही था, इम्प्यूनिटी का और लैक ऑफ जस्टिस। वो इम्प्यूनिटी क्यों आती है? जमहूरियत का ऑल्सो का मतलब ये भी होता है कि देयर इज़ राइट टू लाइफ, विच इज़ बेसिक, एक हक होता है। ये जो आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट है, ये आपका राइट टू लाइफ को वायलेट करता है। फिर राइट टू रेमेडी, कि अगर आप किसी ने यूनिफॉर्म में किसी ने कुछ जुर्म किया हो, आप उनको सज़ा ही नहीं दे सकते। तो ये चीज़ें जब आप, और वाजपेयी जी की अगर बात हो कि उनकी कोशिशों की वजह से पीस प्रोसेस ऐसी सक्सेसफुल रही कि पैरामीटर्स अगर आप मिलिटेंसी के देखें तो ये वाजपेयी जी के ही टाइम में 98% अभी ड्रॉप है वायलेंस में। लेकिन ये ड्रॉप स्टार्ट हुआ 2003 में, आज हम 2016 में है। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट या पब्लिक सेफ्टी एक्ट जैसे काले कानून को उस पर बात भी करना आजकल के माहौल में मुश्किल हो गया है।
जब तक आप जमहूरियत में आप इंसाफ की बात नहीं करेंगे तो जमहूरियत का कोई मतलब नहीं बनता। और ये आप जिस दौरान कह रहे हैं कि किस तरह से वायलेंस में कमी आई है, ये आंकड़ा भी यहाँ पर बताना महत्वपूर्ण है कि 2015 में जो है 181 सिविलियंस, 155 फौजी और 386 टेररिस्ट जो हैं आतंकवादी मारे गए हैं, जो अब तक माना जा रहा है कि सबसे पीसफुल जो है साल रहा है। मैं कह रहा हूँ ऑल पैरामीटर्स 2003 में जब वाजपेयी जी ने पीस प्रोसेस स्टार्ट उसके बाद से अब तक 2015 और मैं का शायद चला है। एज ए कश्मीरी मैं ये मतलब मैंने आई ग्रो अप इन कश्मीर इन 90s, और जिस किस्म के ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, जैसे किसी ने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा जुमला लिखा कि आप कश्मीरियों ने, मैंने 21 साल अपनी ज़िंदगी वहाँ पे अनएडिटेड देखा है जो हुआ है। तो ये बहुत एक बेहतरीन किसी ने एक आर्टिकल में लिखा था। तो आप कश्मीरियों को यहाँ दिल्ली में नैरेटिव कंट्रोल करके एडिट करके आप उनको मिसलीड नहीं कर सकते। हमने अनएडिटेड देखा, 21 साल मैंने अपनी ज़िंदगी वहाँ गुजारी। प्रोफेसर मुखर्जी, मैं आपसे दो चीज़ें जानना चाहती हूँ। पहला तो ये कि ये मौजूदा जो बयान है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या आपको भी कथनी करनी में फ़र्क नज़र आता है? आप भी क्या इसको सिर्फ जुमला मानते हैं? और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि अब 2 साल होने जा रहे हैं मोदी सरकार को, क्या मोदी सरकार की कोई कश्मीर नीति है? देखिए, पहला बात है जो आप देखेंगे, जो पहले जब वो मोदी जी श्रीनगर में भाषण दिया था तब एक ख़ास चीज़ उसमें था, एक एकला चलोरे का था कि उन्होंने किसी कश्मीरी लीडर का नाम नहीं लिया और उसके साथ चलने का भी बात उन्होंने तब नहीं किया था। इस बार उसमें एक इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा इंडिकेशन है पावर शेयरिंग का कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर का नाम लिया, काफ़ी प्रेज़ किया और कहा इनके साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। अब जो सवाल आता है, देखिए कश्मीर का जो आजकल जो स्थिति है वो 2010 जैसी है। इधर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग फिलहाल आप समझते हैं कि इतना ज्वलंत है जितना 2010 में था? एकदम मैं इतना मानता हूँ, क्योंकि देखिए जो एनआईटी के भी जो चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें को काफ़ी मिस हैंडल किया गया है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण दूँ, जो एग्जामिनर का जो बाहर का जो मांगेगा उसके लिए होगा, तो इसका मतलब है आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकलिटी, उसके ऊपर भरोसा नहीं है। ऐसे इंस्टीट्यूशन नहीं चल सकता है। तो आपको एक लॉन्ग कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज करना होगा। उसके साथ जो बाकी जो चीज़ें हैं, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कश्मीर का ये है कि गवर्नर एक सुपर चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। तो उसमें ये होता है कि काफ़ी जो ब्यूरोक्रेसी है वो डिवाइडेड होता है और उन्होंने कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स जाता है। तो पहले तो मुझे लगता है इसको लेके अच्छी तरह सोचना चाहिए। जो इलेक्टेड जो बॉडी है उसका पूरा पावर होना चाहिए। और ये तो देखिए एक सिचुएशन इसलिए है, जो दोनों जो गठबंधन हुई है ये करीबन असंभव लगता था कुछ महीने पहले तक। और इसके साथ धर्म भी आती है, जो हिंदुइज्म का जो एग्रेसिव जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कश्मीर के मुस्लिम्स काफ़ी पीड़ित हैं, बाकी मुस्लिम्स भी हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री को उस तरफ भी कुछ ध्यान देना होगा। उसके साथ जो पूरा इरोशन जो हुआ है आर्टिकल 370 का, जैसे मैं कहूँगा जो सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है, ये सारा चीज़ों को लेके एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन करके एक तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज और डिलीवरी सिस्टम और एक जस्टिस सिस्टम, ये तीनों हम ठीक तरह एड्रेस करें। आप भी वही बात कह रहे हैं समीर, जो कह रहे हैं कि बिना इंसाफ के आप लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते, या बिना इंसाफ के इंसानियत की बात नहीं होगी। शाह मोहम्मद तांत्रे मौजूद हैं इस वक्त। छोटा सा सवाल उनसे जरूर ले लेती हूँ, पीडीपी के नेता हैं। तांत्रे साहब, ये बताइए फिलहाल कि मोदी जी वहाँ गए, अच्छी अच्छी बातें हुई, लेकिन क्या मौजूदा हालात में जो उन्होंने कहा है इंसानियत, कश्मीरियत और जमहूरियत की जो बात की है, उसको किस तरह से अमली जामा कैसे पहनाया जाएगा? कैसे लोगों को समझ में आएगा कि जो वो कह रहे हैं दरअसल उसका अर्थ भी है? हाँ, मुझे जैसे आपने देखिए कि जैसे अभी गवर्नमेंट बनी है, तो जब गवर्नमेंट बनी तो हर कारण से इसको अप्रेज किया गया। कहीं पे ये नहीं कहा गया कि जैसे पहले कहा जाता था कि कोई कन्फ्लिक्ट है या कोई आइडियोलॉजी में फर्क है। लोग चाहते हैं, एक अच्छी गवर्नेंस चाहते हैं लोग। मोदी जी से भी अच्छी उम्मीदें रख बैठे हैं कश्मीर के लोग। ये इस वक्त चाहिए हमें कि कश्मीर के लोगों के हमें अपने मुल्क के बिल्कुल नज़दीक लाएं, उनके अंदर जो शुबात है उनको दूर करें, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दें, उनको जो ऐलानात हो रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करें इन प्रॉपर सेंस में। तो क्यों नहीं हो सकता? हालात बदल सकते हैं, हालात बड़े अच्छे हो सकते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, बच्चों को रोजगार देने के नाम पर। जब हर एक इंसान को पता चले कि मुझे इज्जत दी जा रही है, उनके अंदर वो इज्जत का जज्बा बढ़ाने के लिए, ये सब कुछ हमारे मुल्क के लिए भी बेहतर होगा, हमारे स्टेट के लिए भी बेहतर नहीं। लेकिन इज्जत से पहले जान माल की रक्षा नहीं हो पा रही है, तो किस तरह से, किस इज्जत की आप बात कर रहे हैं? कि सबको बराबर सम्मान मिलने की क्या बात कर रहे हैं आप? जान माल की ये तो एक ऐसा डिस्टर्ब्ड एरिया स्टेट है, पीछे से चला आ रहा है। तो कहीं पे कहीं ना कहीं जो हो रहा है, जहाँ पे कहीं कोई गलती किसी से हुई है,
उसको आगे लाएंगे, उसको उसको उसकी सजा मिलेगी, उसके लिए कमीशन बैठा है, वो आइडेंटिफाई करेगा तो ठीक हो जाएंगे हालात। ऐसा नहीं है जैसा इसको बड़ा चढ़ाकर मीडिया पेश करता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिल्कुल पुरअमन माहौल बनेगा। समीर, आप क्यों बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं पत्रकार? कमीशन बैठेगा, इसका कोई मतलब ही नहीं है। दीज आर प्लेटिट्यूड्स व्हिच डोंट मीन एनीथिंग इन, क्योंकि इम्प्यूनिटी है, आप अकाउंटेबल किसी को कर ही नहीं सकते। और ये जो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी आता है। जब आप सिविलियंस पे गोलियां चलाते हैं, द लाइन ऑफ ड्यूटी डजंट अप्लाई इवन अंडर आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट। और जितने भी सारे कमीशन बने, 127 लोग मरे, जिसमें 9 साल के बच्चे थे 2010 में, और 2 और 3 औरतें थी। उसमें तो एक भी हेड रोल नहीं किया। तो ये कौन सी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, कौन से बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं? यहाँ पर ये हो रही है कि जो असली समस्याएं, जो बुनियादी मुद्दे हैं कश्मीर के, जिसमें अफस्पा भी शामिल है, तब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा। सिर्फ जो लक्षण है, जो सिम्टम्स हैं, सिर्फ उनको मिटाते रह जाएंगे, बीमारी वहीं रहेगी। देखिए, अफस्पा की जो जहाँ तक बात है वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा, उसको क्या उठाया जा सकता है, उसको नहीं। अंदर की बात जो है वो ऐसा ही है कि जैसे जो भी हमारी फोर्स है, पुलिस है, उनको कहा जाएगा कि भाई उनकी रक्षा करना उनका फर्ज है, किसी पे गोली नहीं चलाई जाए, बड़ा बर्दाश्त का मादा पैदा किया जाए, उनको डायरेक्शन दी जाए, तो ये हालात ठीक हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। एक 2010 में एक ऑल पार्टी डेलीगेशन आया था कश्मीर में। उसके बाद उन्होंने पूरे गाइडलाइंस दिए हैं, नॉन लिथल फोर्स कैसे, जैसे क्राउड कंट्रोल का एक तरीका होता है, आप यू आर शूटिंग टू किल पीपल यार। एक औरत मरी है, अपने किचन गार्डन में काम कर रही थी, उसके टेम्पल में गोली मार दी। एक बडिंग क्रिकेटर है, तो आप क्राउड कंट्रोल में भी डिफरेंस होता है कि अगर लोगों की जान और सपने सब कुछ चल रहे हैं, अगर आप गोली भी चलाते हैं एज अ लास्ट रिजॉर्ट, वो आप यू डोंट शूट टू किल, आप एक बेस लाइन के नीचे अगर आपको एज अ लास्ट क्या है रिजॉर्ट आपका, बिल्कुल। तो ये 2010 में एक ऑल पार्लियामेंट्री, अगर एक ऑल पार्लियामेंट्री डेलीगेशन आया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ, तो ये मसला बहुत गंभीर है और प्लेटिट्यूड से कुछ नहीं होना। बिल्कुल। शशांक जी, कुछ गंभीर सवाल उठाना चाहती हूँ मैं, जो बुनियादी सवाल भी हैं दरअसल, कि जम्मू कश्मीर में 3 जो बेसिक फॉल्ट लाइंस देखी जाती हैं। एक फॉल्ट लाइन है जो कि सेंटर और स्टेट के बीच जो एक दरार रही है, दूसरी ये है कि कश्मीर और घाटी के बीच, यानी रेस्ट ऑफ कश्मीर और घाटी के बीच जो एक बाइनरी हम देखते हैं, और तीसरी है पंडित्स और नॉन पंडित्स के बीच की। कहीं ना कहीं कश्मीर से बाहर अगर जो सिविलियन हैं या जो पत्रकार हैं वो इस तरह से कश्मीर को देखते हैं। क्या आपको लगता है इन तीनों फॉल्ट लाइंस पर काम करने में मोदी सरकार कहीं भी ज़र्रे बराबर कामयाब हुई है? देखिए, पहले मैं कुछ सवालों का जवाब देना चाहता हूं, और जवाब के तरीके से नहीं, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का जो नैरेटिव है कश्मीर के बारे में, वो शुरू से एक फ्लॉड नैरेटिव है कि कश्मीर जो है वो भारत का अंग नहीं है, कश्मीर के लोग अलग हैं, हमारी कश्मीरियत भारतीयता से अलग है, हमारा कश्मीरियत आपका इंडियन, और इंडियंस गेट आउट वाली बात जो शुरू में वहाँ पर हुआ करता था, उसका एक प्रतिनिधि के स्वरूप में ये सब बातें धीरे धीरे आ रही हैं। ठीक है, आर्मी की गलतियाँ होंगी, पुलिस की गलतियाँ होंगी, क्या कश्मीर में पुलिस और आर्मी पर कभी पथराव नहीं हुए हैं? कश्मीर ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर पुलिस और आर्मी को कहा गया है कि आप जब तक ऊपर से कहा नहीं जाएगा अफसर से, तब तक आप गोली तक नहीं चलाएंगे। अभी यहाँ पर ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहाँ पर पुलिस को पकड़ के भीड़ पीट रही है, मार रही है। इसके पहले भी पुलिस भीड़ के मार से पुलिस मर चुके हैं, आर्मी के जवान मर चुके हैं। जब सैलाब होता है तब यही आर्मी लोगों को बचाने के लिए आती है, वहाँ पर आर्मी की आवश्यकता नहीं है। जब आप नागरिक पे गोली चलाते हैं तो मारने के लिए गोली चलाते हैं। नागरिक पर गोली चलाने वाली जो बात है ना, इसको सिर्फ अगर हम नागरिक के तरीके से देखेंगे, नागरिक के तौर पर देखेंगे, तो हम बहुत बड़ी भूल और गलती कर बैठेंगे। इसीलिए कृपा करके केवल इस बात को एक तरफा नहीं देखें। हम कश्मीर में जो कुछ भी हो रहा है, और इसके पहले भी कश्मीर में आर्मी पर जितने भी आर्मी ने किया है, आर्मी के कोर्ट में अनेक प्रकार के लोगों पर सजाएं हुई हैं, इसके पहले भी हुए हैं, और ये कोई सरकार के कहने पर नहीं हुए, आर्मी ने अपने आप इन बातों को समझा हुआ है। इसलिए कश्मीर में इस प्रकार का एक नैरेटिव करना कि आर्मी हमारा दुश्मन है और आर्मी हमें नहीं चाहिए, ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं चाहिए, दोनों में तो फर्क है। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो, उसके तहत अगर कुछ परिवर्तन करना होगा तो परिस्थिति में बदलाव आने की आवश्यकता है। उसके बिना ये नहीं कर सकते। क्या मोदी सरकार उठाएगी? इस बार जब इसके पहले पीडीपी बीजेपी की सरकार थी, मुफ्ती साहब जब मुख्यमंत्री थे, तब कुछ स्थानों से आर्मी को इसीलिए हटाया गया क्योंकि उन स्थानों में शांति प्रस्थापित होने में सरकार ने बहुत मदद किया, इसीलिए किया गया।
और आज भी ऐसे कुछ स्थान हैं जहां से आर्मी को हटाया गया है, क्योंकि वो स्थान ऐसे डिक्लेयर हुए हैं जो पीसफुल हैं। नहीं तो आप ये वहाँ पर जिम्मेदारी अगर मैं आपसे सवाल ये पूछ रही हूँ कि ये जिम्मेदारी आप किस पर डाल रहे हैं? सरकार का आप भाग हैं, केंद्र में आपकी सरकार है, तो आखिर हालात को बेहतर कौन करेगा? जिम्मेदारी वहाँ के लोग, वहाँ की सरकार, केंद्र, आर्मी, पुलिस और सभी राजनीतिक दल सबका है। अगर कश्मीर की समस्या के बारे में हम पार्टीजन व्यू करेंगे, पॉलिटिकल व्यू करेंगे, कांग्रेस का व्यू अलग, बीजेपी का व्यू अलग, जनसंघ का व्यू अलग, कम्युनिस्टों का व्यू अलग, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलग, पीडीपी का अलग अगर होगा तो कश्मीर में शांति हम कभी भी प्रस्तावित नहीं कर कौन बनाएगा? इसीलिए कंसेंसस बनाने की आवश्यकता है। ये कंसेंसस हम सबको मिलकर बनाना है। ये कंसेंसस बनाने का काम केवल एक व्यक्ति का नहीं है। जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उन्होंने जो एक रवैया कश्मीर के प्रति निकाला है वो ये है कि कश्मीर में एक साझा सरकार बननी चाहिए। जिनको बहुमत मिली है उनका बहुमत का उपयोग करके वहां पर सरकार बननी चाहिए। कांग्रेस के प्रतिनिधि मीम अफजल साहब ने कहा कि वाजपेयी की याद अब इनको आ रही है। वाजपेयी की याद बहुत लोगों को बहुत समय पर आ रही है। मीम अफजल साहब को भी वाजपेयी की याद बहुत बार आती होगी, आई एम श्योर अबाउट इट, क्योंकि वो जानते हैं वाजपेयी के बारे में। वाजपेयी जी ने जो कहा था, उसके पहले जो प्रधानमंत्रियों ने कहा था, और उसके पहले कुछ मुख्यमंत्री भी ऐसे थे जिन लोगों ने कहा था, इन सभी लोगों ने मिलकर एक प्रकार का प्रयत्न किया। और जहां तक आपका सवाल था कश्मीरी और नॉन कश्मीरी, कश्मीरियत केवल नॉन कश्मीरी के लिए लागू है क्या? नहीं, मैंने नॉन कश्मीरी कश्मीरी नहीं कहा, मैंने कहा वहाँ के कश्मीरी पंडित, वहाँ के कश्मीरी पंडित, वहाँ के कश्मीरी पंडित क्या कम कश्मीरियत से ताल्लुक रखते हैं? तो उनको काटा कौन? मिलिटेंट हिंदू ने कश्मीरी पंडित को निकाला बाहर। प्रोफेसर साहब कहते हैं मिलिटेंट हिंदुइज्म की बात। मैं कौन सी मिलिटेंट हिंदुइज्म है कश्मीर में? कौन सी मिलिटेंट हिंदुइज्म था जिसने कश्मीरी पंडित को वहां से बाहर निकाला? जी जवाब दें। देखिए, कश्मीर के बारे में हमें अगर सोचना है तो कश्मीर के बारे में इन सेंटिमेंट्स को भी ध्यान में रखकर सोचना चाहिए। इतना सिंपल नहीं है बात, एक क्राइसिस ऑफ बिलीफ स्ट्रक्चर है। ये जो चारी साहब जो बोल रहे हैं, इसको लोग कश्मीर में विश्वास नहीं करते, और विश्वास ना करने का बहुत सारे कारण है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। एक बात ऐसी बात करिए जिसका एक एम्पिरिकल एविडेंस होगा। एम्पिरिकल एविडेंस हमने किया है क्या? 2010 में जो पथराव हुआ था आर्मी के अगेंस्ट में नहीं हुआ है, सीआरपीएफ और पुलिस के अगेंस्ट में होता था ज्यादा। पर सवाल ये आता है, जो 3 बच्चों को जो ट्यूशन लेने जा रहा था, जिन्हों को जाके आप मार दो और बोलो पाकिस्तानी टेररिस्ट है, और उसके लिए जो सजा होता है वो बहुत ही कम होता है। 2010 में वहां पर विश्व हिंदू परिषद की सरकार नहीं थी, बीजेपी की सरकार नहीं थी, जनसंघ की सरकार नहीं थी, मोदी की सरकार नहीं थी। बात तो सुनिए। तो नहीं, आप विश्वास की बात करते हैं हिंदुत्व के बारे में, और उदाहरण देते हैं 2010 की। ओवरऑल जो हिंदुत्व का प्रोजेक्शन है, उसमें कश्मीर का मुस्लिम परेशान है, जैसे बाकी मुसलमान हिंदुस्तान के भी परेशान है। ये देखिए, तो पिछले 60 साल में जो कुछ भी हुआ है उसका सारा अगर जिम्मेदारी 6 महीने के सरकार में या 6 सप्ताह के सरकार में करनी है, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है तो हम क्या करें? शेषाद्री जी को मैं लॉजिकल बात ही कर रहे हैं। हम लॉजिकल बात ही कर रहे हैं, तो हम 2050 की बात कर रहे हैं। चलिए, आप दोनों से माफी चाहती हूँ जी। अफजल साहब बोलिए। मैं सिर्फ ये कहूंगा, शेषाद्री जी बड़ा जज्बाती हो गए। उन्होंने कहा कि 60 साल, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने कहा बहुत जज्बाती होकर के कहा कि एग्रेसिव हिंदुत्व की बात ना करिए, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है। सवाल यह है कि अब तक जो कुछ भी हुआ उससे आपको शिकायत है। आप कहते हैं कांग्रेस का रूल रहा या वहाँ की लोकल पार्टियों का रूल रहा और वहाँ पर जुल्म होता रहा, ये आप खुद मान रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि अभी आरिफा आपने 3 जो पॉइंट बताए थे बहुत अहम बताए थे। क्या उन 3 पॉइंट्स को लेकर के मोदी जी की और पीडीपी की सरकार कुछ करने वाली है? क्या जो हमारे कश्मीरी पंडित लोग बेचारे वहां से माइग्रेट करके यहाँ आ गए, जिस भी वजह से आए हैं, क्या मोदी जी जाकर उन पंडितों से बात करेंगे कि आप चलिए वापस वहीं जाकर के रहिए? और क्या पीडीपी वहां पर बात करेगी कि जो पंडित भाई चले गए थे उनको वापस लाने में सब लोग मिलकर के मदद करें? आपने बड़े 3 अहम पॉइंट बताए हैं, और ये वाकई कश्मीर के लिए एक मसला है, और इसको इंसानियत के तौर पर भी देखने की जरूरत है, और जमहूरियत के तौर पर भी देखने की जरूरत है, और कश्मीरियत के तौर पर भी जरूरत है देखने की।
इसमें कोई हिंदू एग्रेसिव की बात नहीं है, कुछ नहीं। मीम अफजल साहब लेकिन को आज मीम अफजल आप साहब जो को मैं सबसे ज्यादा कश्मीर के इशू को लेकर हमारी सरकार को करते थे, आप हम लोग क्रिटिसाइज करते थे, आज आपके हाथ में बॉल है, क्या कर रहे हैं? ठीक है, अब आप देखिए, करके जारी दिखाइए जल्दी से। कुछ। हमारा सिर्फ इतना कहना ठीक है, वही पूछ रहे हैं उनसे कि कि करेंगे आपने क्या? एक तरफ यही अभी पूछ रहे बात हैं। की, अभी हमारे पीडीपी के साथी कह रहे थे कि अब आइडियोलॉजिकली भी कोई ऐसी बात नहीं है। आइडियोलॉजी तो आपकी दोनों की अलग है बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम कहते हैं अगर कश्मीर के हक में आप कुछ अच्छा करेंगे तो सारी पार्टियां आपका साथ देंगी। क्या आपने सारी पार्टी को साथ लेने की कोशिश उसी की? कंसेंसस की बात अभी कर रहे हैं तक चारी कोई जी। किसी मीम तरह अफजल की साहब, शुरुआत मैं की यही गई बात आपसे कि वहाँ फिर जितनी भी दोहराता पॉलिटिकल हूँ। पार्टीज हैं सबसे बात करके चलिए बोलने दीजिए चारी जी को। मीम अफजल साहब, मैं इसी बात को फिर आपसे दोहराता हूँ, वहां पर जितना जी, भी बोलिए, जितने बोलिए, भी बोलिए। पहले हुआ है, हम केवल दोष उन लोगों को नहीं दे रहे हैं। जब वाजपेयी जी वहां पर गए थे, मीम अफजल साहब ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं, उन्होंने वाजपेयी सरकार के अंतर्गत काम भी किया है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जब वहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी तब वाजपेयी जी ने कहा था इंसानियत के दायरा और जमहूरियत के दायरा और कश्मीरियत के दायरे पर हम सारी प्रश्नों का हल करेंगे। और केवल इतना ही नहीं, परंतु अभी भी मोदी जी ने ये कहा है कि कश्मीर की समस्याओं का हल के लिए हम जिनसे भी बात करनी हो करेंगे, जितना भी पैसा देना हो देंगे। दूसरी बात, तीसरी बात, समय बिल्कुल समाप्त हो गया मेरे पास। तीसरी बात पर बहुत ध्यान देकर कहा है कि हम चाहते हैं कि सभी दल वहां पर इकट्ठा होकर काम करें और जो कश्मीरी पंडित वहां से निकाले गए हैं उनको वापस वहां बसाने का काम हम करेंगे। ये दावे के साथ हम कहते हैं। मेरा इतना ही कहना है कि मीम अफजल साहब और बाकी सभी पार्टियां अगर इसमें मदद करेंगी तो ये हो सकता है। बताइए, समीर, लास्ट कमेंट। ये तो स्टेटमेंट है, रोड वो मैप तो जो बताइए। वाजपेयी जी ने आपके हिसाब से जो इन्वेस्ट किया था पीस प्रोसेस में, क्या उसका अब लॉजिकल कंक्लूजन ये नहीं होना चाहिए कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट हटे और डीमिलिटराइजेशन हो? ठीक है, डीमिलिटराइजेशन तब हो सकता है जब वहां की परिस्थिति में सुधार हो, सुधार जब हुआ है। हम आप पाकिस्तान की टेरर एक्टिविटीज को खत्म करें। देखिए, कश्मीर को अगर हमको समझना है, कश्मीर की समस्याओं को समझना है, तो हमें कश्मीर की समस्याओं को पाकिस्तान की समस्याओं से अलग करके नहीं समझा सकते हैं। इसलिए टेररिज्म इज नॉट एन इश्यू दैट कैन बी टैकल्ड ओनली इन देखिए, इस तरह आप जो बोल रहे हैं, जो कोई उसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं, है ना, मुझे नहीं लगता इस तरह चलना चाहिए। एक पूरा रोड मैप हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो, कश्मीर के जो लोगों का जो चिंतन है उसको समझना चाहिए और उसके बाद हमें कोई भी जो सोल्यूशन लाने के लिए सोचना चाहिए। ये सोल्यूशन हो सकता है प्रोवाइडेड देयर इज अ विल टू डू इट एंड एक जो पास मिस्टेक्स है एंड एक प्रॉपर रोड मैप बना के हम चले तो फिर ठीक हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। माफ कीजिएगा, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। तो साफ तौर पर जो प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा है, शायद यही इस पूरे डिबेट का एक क्रक्स भी है कि फिलहाल सरकार कम से कम ये बताए, ये हमें दिखाए कि आखिर जमहूरियत, कश्मीरियत, तो इंसानियत के मायने क्या हैं, वो रोड मैप क्या है जिस पर ये तीनों जो गंभीर शब्द हैं, ये जो तीनों गंभीर फिलॉसफी जिसे हम कह सकते हैं, आखिर किस रोड मैप के तहत उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।